मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, आपने मे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा। क्लास 12th में ही सॉलिड्स वाले चैप्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन है। उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिक पढ़ा होगा, फेरोमैग्नेटिक पढ़ा होगा, फेरीमैग्नेटिक पढ़ा होगा और डायमैग्नेटिक भी पढ़ा होगा। तो उसी को थोड़ा सा और एनहांस करते हुए, थोड़ा सा वहां से उठाते हुए कोरिलेट करते हैं अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट किस तरह से बिहेव करता है, उस बेसिस पे हम ब्रॉडली जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज में बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। पहला है डायमैग्नेटिक और दूसरा है पैरामैग्नेटिक। मैंने कहा ब्रॉडली, उसके अलावा मेनली तो ये दोनों है, उसके अलावा फेरोमैग्नेटिक। अब इनका क्या मीनिंग है वो डिस्कस करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब आप इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिक होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमें बेसिक पता चल गया। अब हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कोरिलेट करते हैं और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक due to the presence of unpaired electrons in the d ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली, ज्यादातर, नॉट ऑल बट ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में। यहां मैं आपको बता दूं, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ईच सच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन has some magnetic moment associated with its spin, angular momentum and ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तरह के मूवमेंट्स करता है एक एटम के अंदर। एक तो वो अपने स्पिन पे घूमता है, जिसकी वजह से स्पिन, एंगुलर मोमेंटम। दूसरा, वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट बना के चक्कर काटता है इस तरह से, उसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट उसके साथ जुड़ा होता है, उसके स्पिन, एंगुलर मोमेंटम अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से, और ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम मतलब कि ऐसे अपने ऑर्बिट में चक्कर काटने की वजह से उसके साथ ये दो तरह के मोमेंटम्स एसोसिएटेड होते हैं, राइट। अब हम आगे बात करते हैं इस बारे में। नाउ फॉर द कंपाउंड्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज के जो कंपाउंड है किसके, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance, right। जो कंपाउंड्स है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, उसमें उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्वेंच हो जाता है, मतलब कि एक तरह से हिंडर हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, राइट। तो यहाँ पे इनके लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए या नॉर्मली जो अगर हम निकाले मैग्नेटिक मोमेंट, सो फॉर दीज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस, यहाँ पे ये जो मैं फॉर्मूला दे रही हूँ ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट, तो इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं जिसमें n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो यूनिट होती है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू बोहार मैग्नेटॉन, BM मतलब बोहार मैग्नेटॉन। अगर मैं एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अ सिंगल unpaired electron has 1.73 Bohr magneton magnetic मोमेंट। तो यहाँ मैंने आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कितना मैग्नेटिक मोमेंट है वो बता दिया, उसी के अकॉर्डिंगली आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो दिस वाज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। So next property that we are going to discuss about the transition elements, d block elements, is the formation of colored ions। तो कलर्ड आयंस फॉर्म करने का कारण क्या है समझते हैं। शुरुआत से पढ़ते हैं। When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of a light absorbed. This frequency lies in the
विजिबल रीजन। तो पढ़ते हैं जरा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट में लोअर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाता है, तब जो एनर्जी है उसकी एक्साइटेशन की वो करस्पॉन्ड करती है किससे? उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से जो उसने एब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से वो एक्साइट हुआ। और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जो उसने एब्जॉर्ब की और एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, वो लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर। राइट नाउ द color observed जो आपने कलर देखा उसके बारे में बता रही हूं, क्यों देखा। द कलर ऑब्जर्व्ड corresponds to the complementary color of light absorbed। तो जरा देखिए मैंने क्या कहा, वो कुछ पोर्शन विजिबल लाइट का, कुछ विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं। जो एब्जॉर्ब कर ली उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बच गया है उसके अकॉर्डिंगली वो कलर शो करते हैं। कहने का मतलब ये है विजिबल लाइट का जो रीजन उसमें पड़ा है उसमें से कुछ तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया है। जो एब्जॉर्ब कर दिया उससे तो कोई मतलब है नहीं, उससे तो वो एक्साइट हो गया, और जो रिफ्लेक्ट किया है उसके करस्पॉन्डिंगली वो कलर शो करेगा। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट absorbed is determined by the nature of the ligand। अब जो लाइट है जो उसने शो की है, जिस भी फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने शो की है, वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है, वो डिटरमाइन होती है कि लीगेंड कौन सा जुड़ा हुआ है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। उस पर डिपेंड करती है कि वो कंपाउंड कलर क्या शो करेगा। सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस, जिसमें लीगेंड्स जुड़े हैं जो कलर डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो कलर कुछ विजिबल लाइट का पोर्शन एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर आप ऑब्जर्व करते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी करने वाले हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तो बाद में करेंगे, पहले जान ले कॉम्प्लेक्सेस है क्या। तो देखिए क्या है कॉम्प्लेक्सेस। Complex compounds are those in which the metal ions bind a number of एनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, गिविंग अ complex pieces with characteristic प्रॉपर्टीज। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो होते हैं जिससे मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयंस जुड़ते हैं
एनायन से नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैसे, जो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उनसे जुड़ते हैं। ऐसा करने से आपके कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनते हैं जिनकी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। सो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक वाले, क्यों फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस पॉइंट को समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल लिख दो। FeCN6 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। FeCN6 नेगेटिव ये एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। CuPtCl4 नेगेटिव ये एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एंड यू डोंट हैव टू वरी, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। सो एग्जांपल हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो देखिए, द ट्रांजिशन metals forms a large number of complex compounds due to comparatively small sizes of metal ions, their higher ionic charges and the availability of d orbitals, right? और ये किस लिए, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जरा देखिए क्या कारण है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये बनाते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनका खुद का साइज छोटा होता है, इनके आयनिक चार्ज हाई होते हैं, इनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये बनाते हैं। सो ये है कारण इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का। एक और मजेदार प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। दे हैव द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट कौन होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करेगा, एक अल्टरनेट पाथ देगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, और वो खुद रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा रिएक्टेंट्स के साथ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में काम नहीं करेगा। तो वो सारी क्वालिटी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर है। क्यों, कैसे, डिस्कस करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, द ट्रांजिशन metals and their compounds are known for their catalytic properties। ये जाने जाते हैं अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की वजह से। क्यों क्यों दिखाते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज? ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इनका क्या है कि ये जो है ना मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और साथ में इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की भी टेंडेंसी है, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं ये।
तो इस वजह से ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। एग्जांपल देख लीजिए, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, और ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जो आपने सुने भी होंगे। तो देखिए, वैनेडियम पेंटॉक्साइड is used in contact process। contact process में यूज होता है, नाम सुना है आपने contact process का। फिर finely divided iron is used in Haber's process। ये भी नाम सुना है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फाइनली डिवाइडेड Fe हेबर्स प्रोसेस में यूज होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, फाइनली डिवाइडेड निकेल जो होता है इज यूज्ड इन कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में भी काम आता है ये आपका फाइनली डिवाइडेड निकेल, राइट। फिर अब देखिए कैटलिस्ट करता क्या है, मतलब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। सी कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट provides the surface area to the reactants which the reactants form the बॉन्ड्स। तो क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स के साथ, जिससे ये बनाता है बॉन्ड कैटलिस्ट के सरफेस पे, ठीक है, वीक बॉन्ड्स, राइट। या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं, बॉन्ड ना टर्म यूज करके हम कह सकते हैं कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू गेट एडसॉर्ब्ड, जिस पे कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब होते हैं, सरफेस पे चिपक जाते हैं। अब क्या होता है, ऑन द सरफेस bonds between the reactants weakens and new bonds are formed, which results in the फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब पुराने बॉन्ड तो जो वीक हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसके बाद देन प्रोडक्ट बनने के बाद दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। फिर उसके बाद वो सरफेस से रिमूव कर दिए जाते हैं, राइट। नाउ एक और पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन states and hence they become more effective as a कैटलिस्ट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इफेक्टिवली कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज हो सकते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, Fe सेकंड जो है, थर्ड catalyzes reaction between iodide and परसल्फेट आयंस। तो ये आयोडाइड और परसल्फेट आयंस के बीच के रिएक्शन को कैटलाइज करता है। होता क्या है रिएक्शन में वो देखिए, 2I नेगेटिव प्लस में H2O8 2 नेगेटिव in the presence of Fe they will form I2, साथ में 2SO4 2 नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन है। क्या होता है इस रिएक्शन में वो देखिए स्टेप्स इस रिएक्शन के। 2Fe3 पॉजिटिव रिएक्ट करेगा 2I नेगेटिव से और देगा 2Fe2 पॉजिटिव और साथ में I2 रिलीज हो जाएगा। फिर इसके बाद 2Fe2 पॉजिटिव H2O8 पर सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा 2Fe3 पॉजिटिव आयन बनाएगा और साथ में 2 सल्फेट आयन रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जिस तरह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट करके एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हो जाते हैं। तो क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो बता देती है। सबसे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वो होते हैं द कंपाउंड्स इन विच या फिर the compounds which are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal लैटिस ऑफ मेटल्स। तो ये होते हैं आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड जिसमें छोटे छोटे एटम्स मेटल के क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं। राइट, ट्रैप ही तो होते हैं, रिएक्शन थोड़ी करते हैं। सो दीज आर यूजुअली नॉन स्टोइशियोमेट्री मेंटेन नहीं होती एंड दे आर नीदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। ना तो आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते हैं ये। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स देखिए, TiC, Mn4C, Fe3H, VH0.56, TiH 1.7। ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते। सो दीज फॉर्मूले डू नॉट correspond to any normal oxidation state। ये किसी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को करस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं मैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट, इनफैक्ट हायर देन प्योर मेटल्स से भी हाई। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं एंड सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस में, डायमंड को भी अप्रोच कर जाते हैं कुछ बोराइड्स, इतने हार्ड होते हैं। नाउ दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी इनकी बरकरार रहती है लेकिन केमिकली इनर्ट होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो यहाँ पर आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली। स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, स्टोइशियोमेट्री मेंटेन नहीं होती। एग्जांपल्स पढ़ लिए, एग्जांपल्स में याद रखिएगा ये एग्जांपल्स किसी फॉर्मूले को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनकी कोई नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं। और छोटे छोटे एटम्स मेटल की लैटिस साइड्स में जो खाली जगह है वहां पे जाके फिट हो जाएंगे, तभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनेंगे। एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेटल्स प्योर मेटल से भी हाई, हार्ड डायमंड की हार्डनेस को क्रॉस पहुंचने को हो रहे हैं, डायमंड की हार्डनेस तक पहुंचने वाले हैं कुछ बोराइड्स। मेटलिक कंडक्टिविटी बरकरार रहेगी लेकिन केमिकली इनर्ट रहेंगे, तो बड़े काम की चीज